वेलकम टू जीके क्लासेस। सो आज हम स्टैटिक्स का नेक्स्ट एपिसोड डिस्कस करेंगे और अभी तक आपने इसके जो पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की जो भी आप तैयारी कर रहे हो उसमें आपको ये जरूर हेल्प करेंगे। सो पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को आप प्रेस करना ना भूलें। और हाँ, इस क्लास की जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम चैनल ऑफिशियल जीके क्लासेस में ज्वाइन होकर डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आज का पहला क्वेश्चन। और हाँ, आप ये सोचते होंगे कि जो है मैं हमेशा नहीं या फिर जो रॉन्ग वाले क्वेश्चन है वो क्यों कराती हूँ, तो उसके पीछे का सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव है कि मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू जो है 5 अलग क्वेश्चन जो है वो सिखाऊं। और देखिए, मेरी क्लास जो होती है वो 20 या 30 मिनट की होती है, बट आपको इस 30 मिनट में जो है नए 40 क्वेश्चन वो सीखने को मिलता है। तो पूरा वीडियो आप लास्ट तक देखिए। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज असत्य को पहचानिए। ऑप्शन नंबर ए, मीनी माता रोग का संबंध मरकरी से है, एंड बी, इटाई इटाई रोग का संबंध कैडमियम से है, सी, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा आवृत्ति पराश्रय तरंग की होती है जिनका उपयोग चमगादड़ करती है, एंड डी, ग्रीन मफलर का संबंध वायु प्रदूषण से है। तो देखिए, सबसे पहले जो मरकरी होती है, मरकरी को बोलते हैं Hg, जिसे हम क्या बोलते हैं, पारा। ये क्या होता है कि ये एक ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में मिलती है। बट अगर आपको क्वेश्चन जो है एग्जाम में यहाँ पर धातु के जगह पर जो है अधातु लिख देगा, तो आप क्या करोगे, अगर ऑप्शन में मरकरी दिया रहेगा तो आप मरकरी पर टिक कर दोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि मरकरी जो है या पारा जिसे बोलते हैं, ये जो है एक ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में मिलती है। बट ये धातु है। अगर क्वेश्चन में ये पूछे कि वो एक ऐसी अधातु की बात कर रही हूं मैं, अधातु जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में मिलती है, तब मरकरी नहीं होगा, याद रखिएगा, तब होगा ब्रोमीन। याद रखिएगा, तब होगा ब्रोमीन। तो आप ये दोनों बातें याद रखिएगा। तो देखिए, पहला जो है मीनी माता रोग का संबंध मरकरी से है, ये क्वेश्चन जो है राइट है। इटाई इटाई रोग का संबंध कैडमियम से है, ये भी सही है। ये मैंने आपको अभी जो पहले 2 क्लास हुई है उसमें मैंने आपको बताया था कि इटाई इटाई जो रोग है वो कैडमियम से संबंधित है। एंड सी, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा आवृत्ति पराश्रय तरंग की होती है जिनका उपयोग जो है चमगादड़ करती हैं, ये भी सही है। एंड डी, ग्रीन मफलर का संबंध वायु प्रदूषण से है। यहाँ पर एक छोटी सी बस माइनर मिस्टेक है। देखिए, जो ग्रीन मफलर होता है उसका जो संबंध होता है वो वायु प्रदूषण से नहीं, वो होता है ध्वनि प्रदूषण। ये कई बार जो है यूपी टेट और जो सीटेट के जो एग्जाम में तो ये क्वेश्चन हमेशा ही पूछा जाता है कि ग्रीन मफलर का जो संबंध है वो किससे है, तो वो है ध्वनि प्रदूषण। याद रखिएगा, वायु प्रदूषण से नहीं है। वायु प्रदूषण से जो है एक संबंध है किसका, लाइकेन का। लाइकेन, याद रखिएगा, जो लाइकेन होता है उसके द्वारा जो है वायु प्रदूषण को चेक किया जाता है। वायु प्रदूषण का पता जो है वो लाइकेन के द्वारा किया जाता है। और जो लाइकेन है वो कवक और शैवाल, ये भी याद रखिएगा, जो लाइकेन है वो कवक और शैवाल, जो कवक और शैवाल का जो सहजीवन है उसे लाइकेन बोलते हैं और कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी बोलते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा, इसमें से गलत वाला पूछा है तो जो गलत होगा वही सही है। इसमें गलत कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी, ग्रीन मफलर का संबंध वायु प्रदूषण से नहीं, ध्वनि प्रदूषण से है। तो देखिए, मैंने आपको एक क्वेश्चन के थ्रू जो है कई अलग क्वेश्चन जो है याद करा दिए। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि सिर्फ 30 मिनट की क्लास होती है बट 40 नए क्वेश्चन जो है आपको सीखने को मिलता है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे स्टडी से रिलेटेड फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में आप इसे जरूर शेयर किया करो, सो दैट जो दूसरे स्टूडेंट हैं जो तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी जो है इसका बेनिफिट मिले। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। असत्य को पहचानिए। इसमें भी आपको गलत वाला बताना है। कैगा परमाणु संयंत्र, जो परमाणु संयंत्र हैं ये सारे कहाँ पर स्थित हैं ये आपको बताना है। तो कैगा परमाणु संयंत्र जो है ये गुजरात में नहीं है, ये कहाँ पर है, कर्नाटक में है। याद रखिएगा,
जो कैगा परमाणु संयंत्र है वो कर्नाटक में है। नरोरा जो है वो उत्तर प्रदेश में है, ये सही है। तारापुर ये कहाँ पर है, ये महाराष्ट्र में है, ये भी सही है। एंड कलपक्कम, कलपक्कम कहाँ है, ये तमिलनाडु में है। तो इसमें हमें क्या बताना था, गलत वाला बताना था, जो कि है ऑप्शन नंबर ए कैगा परमाणु संयंत्र। ये कहाँ पर स्थित है, कर्नाटक में, गुजरात में नहीं है, याद रखिएगा। तो जो कैगा, गुजरात में कौन सा परमाणु संयंत्र है, वो है काकरापार। काकरापार, काकरापार जो है, काकरापार परमाणु संयंत्र जो है गुजरात में स्थित है। तो ये सारी बातें आप याद रखिएगा। देखिए कैगा परमाणु संयंत्र गुजरात में है, और एक दो और भी आप याद कर लीजिए। देखिए जो कैगा परमाणु संयंत्र है वो कर्नाटक में है। कुडनकुलम परमाणु संयंत्र जो है तमिलनाडु में है। जैतापुर परमाणु संयंत्र जो है महाराष्ट्र में है। एंड काकरापार परमाणु संयंत्र ये गुजरात में है। तो ये चारों भी आप याद रखिएगा, क्योंकि इसमें से कभी ना कभी जो है एग्जाम में क्वेश्चन या तो ऐसे क्वेश्चन बनाकर दे देगा कि 2 सही होंगे, 1 गलत होगा। तो अगर आपको 1 भी पता होगा या 2 भी पता होगा तो आप इसे एलिमिनेट करके आसानी से आंसर सही कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार क्रम से उत्तर तथा दक्षिण में कहाँ तक था। तो देखिए सबसे पहले आप ये याद रखिए कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये कैसी सभ्यता है, तो ये है कांस्य युगीन। ये जो है कांस्य युगीन सभ्यता है। मतलब जो कांसा होता है, इसके थ्रू मैं आपको बता रही हूँ कि जो कांसा होता है जिसे हम ब्रॉन्ज बोलते हैं, आपको पता है इंग्लिश में इसको ब्रॉन्ज बोलते हैं, ये किससे बना होता है, ये कॉपर और टिन से बना होता है। याद रखिएगा जो कांसा है वो ब्रॉन्ज जिसे बोलते हैं वो कॉपर और टिन से मिलकर बना होता है। और जो पीतल है, पीतल ये किससे मिलकर बना होता है, ये कॉपर और जिंक। तो पीतल जो है कॉपर जिंक से बना होता है, एंड जो ब्रॉन्ज है कांसा है वो कॉपर और टिन से मिलकर बना होता है। तो याद रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता है, तो ये कांस्य युगीन सभ्यता है। तो चलिए मैं इसे सबसे पहले आपको पहले अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ, फिर आप ऑप्शन से आराम से इसका आंसर जो है वो राइट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि सबसे पहले ये जो चारों हैं पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये सारे ही मैं आपको बता दे रही हूँ सो दैट जो भी एग्जाम में पूछे तो आप इसका जो आंसर है वो आराम से कर सकते हैं। देखिए नॉर्थ मतलब उत्तर, जिसे हिंदी में बोलते हैं उत्तर, नॉर्थ में क्या है, मांडा, नॉर्थ में है मांडा, याद रखिएगा मांडा। और ये कहाँ पर स्थित है, जम्मू कश्मीर में है। नॉर्थ में है मांडा और ये जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। पूरब में कौन सा है, यहाँ पर है पूरब, देखिए यहाँ पर है पूरब। तो पूरब में जो है आलमगीरपुर, आलमगीरपुर वाला तो कई बार पूछा भी हुआ है, इसलिए आप याद रखिएगा जो आलमगीरपुर है ये पूरब में स्थित है। और ये कहाँ पर है, किस राज्य में है, तो ये है उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा ये उत्तर प्रदेश में है आलमगीरपुर, और ये जो है पूरब में है। दक्षिण में कौन सा है, तो देखिए दक्षिण में जो है वो है दैमाबाद, दैमाबाद, जो दैमाबाद है वो दक्षिण में स्थित है और ये महाराष्ट्र में है। ये भी याद रखिएगा कौन से राज्य में है, स्टेट में है, तो ये है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में है। एंड पश्चिम में कौन सा है, तो पश्चिम में है पश्चिम में क्या है, सुतका गैंडोर। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, आप ये सारी जो पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ आप इसे कॉपी में लिख लीजिएगा, सुतका गैंडोर। ये जो है ये कहाँ पर स्थित है, ये पश्चिम में, जो पश्चिम में है। और ये कहाँ पर है, तो ये है बलूचिस्तान। ये भी आप याद रखिएगा जो सुतका गैंडोर है ये बलूचिस्तान में है, बलूचिस्तान। तो ये सारे पॉइंट हैं। तो देखिए मैंने आपको बता दिया कि ये जो सबसे पहले नॉर्थ मतलब उत्तर, देखिए यहाँ पर वहाँ पे नॉर्थ में है मांडा, मांडा जो कि है जम्मू कश्मीर में है। और ये भी याद रखिएगा कि ये चेनाब नदी पर है, ये जो मांडा है वो चेनाब नदी भी याद रखिएगा
चेनाब नदी। उसके बाद से जो पूरब में है, पूरब में कौन सा है, आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। एंड दक्षिण में है दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। एंड पश्चिम में कौन सा है, सुतका गैंडोर जो कि बलूचिस्तान में स्थित है। तो ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। और मांडा चेनाब नदी पे है, और जो आलमगीरपुर है वो आप लिख लीजिएगा हिंडन नदी, हिंडन नदी। आलमगीरपुर जो है हिंडन नदी पर है। दैमाबाद, दैमाबाद जो है ये गोदावरी नदी पर है। दैमाबाद जो है ये गोदावरी नदी, यहां पर मैं लिख दे रही हूं गोदावरी, गोदावरी नदी। दैमाबाद जो है वो गोदावरी नदी पर है। एंड जो पश्चिम में कौन सा है, सुतका गैंडोर जो कि बलूचिस्तान में स्थित है। तो ये चारों आप याद रखिएगा कि पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में कौन सा है, कौन सी नदी पर है, क्योंकि इसमें से कुछ भी पूछ सकता है। तो चलिए हम ऑप्शन से देखते हैं पहले कि कौन सा कहां पर है। तो देखिए, आपको मैंने अभी बताया कि जो आलमगीरपुर है वो उत्तर प्रदेश में है। तो यहाँ पर इसमें पूछा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार क्रम हमको उत्तर से दक्षिण बताना है, मतलब नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ टू साउथ। तो उत्तर से दक्षिण में कौन सा होगा, तो मैंने आपको अभी बताया कि उत्तर में कौन सा है, मांडा, उत्तर में जो है मांडा है। एंड दक्षिण में कौन सा है, दैमाबाद। ये मैंने अभी आपको बताया कि उत्तर में जो है मांडा है और दक्षिण में दैमाबाद। मांडा जम्मू कश्मीर में है और जो दैमाबाद है वो महाराष्ट्र में है। पूरब में आलमगीरपुर है, पश्चिम में सुतका गैंडोर है। तो इसमें से कौन सा राइट होगा, ये तो नहीं होगा जो ऑप्शन ए है सुतका गैंडोर आलमगीरपुर, क्योंकि ये पूरब से पश्चिम है। मांडा और आलमगीर ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर होगा मांडा से दैमाबाद। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आप याद रखिएगा, मांडा से दैमाबाद। मांडा जम्मू कश्मीर में है, चेनाब नदी पर है। दैमाबाद जो है महाराष्ट्र में है एंड गोदावरी नदी में है। तो देखिए, ये सारी बातें जो मैंने आपको चारों बताए हैं, इसमें से कुछ भी पूछ सकता है कि किसका क्रम कौन सा है। तो अगर आप ये इसमें से कोई भी याद रखेंगे, 2 या 3 भी आप याद कर लें, तो आपको एग्जाम में इससे जो है बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज दांडी यात्रा कब प्रारंभ हुई। तो सबसे पहले ये मैंने आपको 2 दिन पहले भी बताया था कि जो दांडी यात्रा है ये सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसका संबंध किस आंदोलन से है, तो ये भी पूछता है। इसका संबंध जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसका जो संबंध है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन से है। और इसका संबंध क्या था कि नमक जो कर है, जो नमक पे जो टैक्स लगाया हुआ था वो नहीं देना, तो इसीलिए जो है इसको स्टार्ट किया गया था। और इसी को रोकने के लिए, इसको रोकने के लिए जो है 5 मार्च 1931 को, ये भी याद रखिएगा, 5 मार्च 1931 को जो है गांधी इरविन समझौता, ये समझौता याद रखिएगा, गांधी, क्योंकि गांधी इरविन जो है पूछता है अलग से कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो वो हुआ था 5 मार्च 1931। तो इसी को रोकने के लिए 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता जो है वो होता है। तो ये जो है सबसे पहले दांडी यात्रा का संबंध जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन से है। नमक कर जो है नहीं देना था, इसीलिए स्टार्ट होता है। इसको रोकने के लिए 5 मार्च जो है 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है। तो देखिए, सबसे पहले अब हम देखते हैं कि दांडी यात्रा जो है वो स्टार्ट कहाँ से हुआ था। तो जो दांडी यात्रा जो है वो 12 मार्च 1930 को स्टार्ट होती है। कब तक चलता है ये, 6 अप्रैल 1930, 6 अप्रैल 1930 तक ये चलता है। और कहाँ से, तो ये साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम आप सबको पता है ये कहाँ पर है, साबरमती आश्रम जो है गुजरात में है। साबरमती आश्रम गुजरात में है। और ये कहाँ से कहाँ तक, तो साबरमती आश्रम से दांडी, दांडी भी जो है ये भी गुजरात में है। दांडी भी कहाँ पर है, गुजरात में है। तो ये 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक जो है दांडी यात्रा जो है चलती है। और इसी के बाद जो है गांधी इरविन समझौता होता है 5 मार्च 1931 को। देन क्या होता है, इसके बाद जो है फांसी होती है लाहौर षड्यंत्र में। लाहौर षड्यंत्र जो है उसमें फांसी होती है किसको, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन तीनों लोगों को
23 मार्च, ये डेट याद रखिएगा, 23 मार्च 1931 को जो है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी होती है। और इसी के बाद जो है कराची अधिवेशन होता है। कराची अधिवेशन कब होता है? 1931 में, ये भी याद रखिएगा, 1931 में जो है कराची अधिवेशन होता है और इसकी अध्यक्षता जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा जो है कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की जाती है। और इसी में गांधी जी को काले झंडे भी दिखाए गए, तो इसी को क्या बोलते हैं? कराची अधिवेशन। इसी के बाद जो है गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उनको जो है कौन सी जेल में भेजा जाता है? ये भी याद रखिएगा, पुणे की यरवदा जेल। जो पुणे में यरवदा जेल है, यरवदा जेल, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है एग्जाम में कि गांधी जी को किस जेल में रखा गया था, तो पुणे की यरवदा जेल, यहीं पर गांधी जी को जो है गिरफ्तार किया जाता है और वहां पर वो अनशन पर बैठ के, उसके बाद से क्या होता है कि 26 सितंबर 1932, ये डेट याद रखिएगा क्योंकि अब एग्जाम में जो है ये पूरा डेट पूछता है कि 26 सितंबर 1932, 26 सितंबर 1932 को जो है पूना पैक्ट होता है। पूना पैक्ट होता है और ये कहाँ पर? यरवदा जेल में। और जो यरवदा जेल है वो कहाँ पर है? पुणे में है। और पूना पैक्ट जो है किसके किसके बीच में होता है? तो पूना पैक्ट जो है गांधी जी और भीमराव अंबेडकर, इन्हीं दोनों के बीच में होता है 26 सितंबर 1932। तो ये सारी बातें याद रखिएगा। अब चलिए हम ऑप्शन से देखते हैं। तो दांडी यात्रा जो है कब प्रारंभ होती है? ये होती है 12 मार्च 1930। 12 मार्च 1930 को जो है दांडी यात्रा जो है स्टार्ट होती है साबरमती आश्रम गुजरात से। और इसी को रोकने के लिए जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसी से संबंधित कौन सा आंदोलन है? सविनय अवज्ञा आंदोलन। याद रखिएगा 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930। बट आप ये 6 अप्रैल वाला मत कीजिएगा क्योंकि इसमें प्रारंभ पूछा है, स्टार्ट, तो वो है 12 मार्च 1930। तो ये सारी बातें थी जो इस क्वेश्चन के थ्रू मैंने आपको दूसरे अलग पॉइंट भी बता दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सत्य को पहचानिए। ये क्वेश्चन है जिसमें आपको गलत वाला नहीं, राइट वाला बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए, जैव विविधता अधिनियम 2000 से संबंधित है। तो नहीं, ये गलत है। जैव विविधता जो अधिनियम है ये 2002 का अधिनियम है। और मैंने हमेशा एक इसके साथ आपको क्वेश्चन बताया है कि जो अभी कुनमिंग घोषणा पत्र है वो जैव विविधता से ही संबंधित है और इसको चीन के द्वारा जो है इस घोषणा को स्टार्ट किया गया है। तो जैव विविधता अधिनियम 2002 से संबंधित है, तो ये इसमें गलत हो गया। अंतरराष्ट्रीय, जो मैं इसके साथ आपको सही वाला बताती हूँ आप उसे भी याद रखिएगा। अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ये भी गलत है क्योंकि जो बायोडाइवर्सिटी डे है वो 22 अप्रैल को नहीं, इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, वो 22 मई को मनाया जाता है। और 22 अप्रैल को कौन सा मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस। ये मैंने आपको बताया था, पृथ्वी दिवस जो है 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और 22 मार्च को जो है वो जल दिवस मनाया जाता है। तो ये दोनों तो इसमें गलत हो गए। अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी, सर्वाधिक जैव विविधता जो है ध्रुवों पर पाई जाती है। ये भी इसमें गलत है क्योंकि जो सबसे अधिक जो बायोडाइवर्सिटी है वो ध्रुवों पर नहीं, वो कहाँ पर पाई जाती है? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक जो है जैव विविधता जो है पाई जाती है। तो ये भी इसमें गलत हो गया। एंड ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी घाट तथा उत्तर पूर्वी हिमालय जो है जैव विविधता तप्त स्थल को जो इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको इंग्लिश में बोलते हैं हॉट स्पॉट, जिसे हिंदी में बोलते हैं तप्त स्थल। तो सबसे अधिक कहाँ पर पाया जाता है? तो पश्चिमी घाट तथा उत्तर पूर्वी हिमालय, ये इसमें राइट है। तो ये इसका सही आंसर होगा। आइए मैं आपको इसको डिटेल में अच्छे से समझाती हूँ। तो देखिए सबसे पहले जो है ये भूमध्य रेखा, यहाँ पर है भूमध्य रेखा, आप सबको पता है 0 डिग्री। एंड यहाँ पर तो जैसे जो है, तो जैसे अगर मान लीजिए कि अगर भूमध्य रेखा से, यहाँ से अगर भूमध्य रेखा से जो है ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो जो जैव विविधता है वो कम होती जाएगी।
जैव विविधता जो है कम होती जाएगी। अगर जो है हम यहाँ भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो जो बायोडाइवर्सिटी है वो कम होती जाएगी। उसके बाद से जो सबसे कम है, सबसे कम कहाँ पर होगा, यहाँ पर, क्योंकि हम यहाँ पर सबसे अधिक है और जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता जो है वो कम होती जाएगी। तो सबसे कम जो है ध्रुवों पर होती है और सबसे अधिक जो है वो भूमध्य रेखा पर होती है। तो याद रखिएगा। और पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में जो है सबसे अधिक, ये मैंने आपको बताया भी था क्वेश्चन कि सबसे अधिक जो जैव विविधता है वो कहाँ पर पाई जाती है, अमेज़न वर्षा वन। अमेज़न वर्षा वन जो है यहाँ पर सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। और ये कहाँ पर है, तो ये मैंने आपको बताया था दक्षिण अमेरिका, जो कि ब्राज़ील में है, दक्षिण अमेरिका। और ये कहाँ है, ये है ब्राज़ील में, ब्राज़ील में है, दक्षिण अमेरिका यहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर सबसे अधिक जैव विविधता जो है पूरे विश्व में वो अमेज़न वर्षा वन। और इसे क्या कहते हैं, पृथ्वी का फेफड़ा, लंग्स ऑफ अर्थ इसे बोलते हैं। ये भी पूछता है कि लंग्स ऑफ अर्थ किसे बोलते हैं, तो वो है अमेज़न वर्षा वन, जिसे हिंदी में बोलते हैं पृथ्वी का फेफड़ा। तो याद रखिएगा। तो इसमें गलत वाला कौन सा था, इसमें सही वाला पूछा था आपको, तो याद रखिएगा राइट वाला कौन सा होगा, पश्चिमी घाट तथा उत्तर पूर्वी हिमालय जैव विविधता तप्त स्थल है। तो देखिए एक बार मैं आपको इसे और बता देती हूँ। जैव विविधता अधिनियम 2002 से संबंधित है, इसलिए गलत हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 अप्रैल नहीं 22 मई को मनाया जाता है। सर्वाधिक जैव विविधता जो है भूमध्य रेखा पर पाई जाती है, तो ये भी गलत हो गया। ये सही है क्योंकि सबसे अधिक जो है पश्चिमी घाट पर पाई जाती है। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता जो है वो पश्चिमी घाट में पाई जाती है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस मृदा में जल धारण क्षमता, जल धारण का मतलब मैं आपको इंग्लिश में बता देती हूँ, वाटर रिटेंशन, जो वाटर रिटेंशन है, जल धारण क्षमता, वो सर्वाधिक होती है। तो सबसे अधिक किसमें होती है, तो ये होती है काली मृदा। इसका राइट आंसर होगा काली मृदा, इसमें सबसे अधिक पाई जाती है। और काली मृदा को जो है रेगूर भी कहते हैं, रेगूर मिट्टी जो है वो भी काली मृदा को ही कहा जाता है। और ये कपास के लिए, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉटन, कपास या कॉटन, ये कपास के लिए जो है ये मिट्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये कहाँ पर पाई जाती है, तो ये पाई जाती है दक्कन के पठार में। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि काली मृदा या फिर रेगूर मृदा जो है कहाँ पाई जाती है, दक्कन के पठार में। और ये किसके लिए जो है इंपॉर्टेंट है, तो कपास की खेती के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी बातें आप याद रखिएगा। और देखिए ये जो पिट्ट मृदा है, पिट्ट मृदा जो है मैंग्रोव वनस्पति जो है इस कहाँ से मिलती है, तो ये पिट्ट मृदा में मिलती है। पिट्ट मृदा में जो है मैंग्रोव वनस्पति मिलती है। तो ये भी आप याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो ब्लैक अर्थ सॉइल है, जिसे कि पृथ्वी की काली मिट्टी बोलते हैं, ब्लैक अर्थ सॉइल, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, पृथ्वी की काली मिट्टी। तो ब्लैक अर्थ सॉइल जो है ये किसे कहा जाता है, तो ये किसे कहते हैं हम, चर्नोजम मृदा को। ये आप याद रखिएगा, ये बहुत कम लोगों को पता होता है कि जो चर्नोजम मृदा की जो ब्लैक अर्थ सॉइल है ये किसे कहा जाता है, पृथ्वी की काली मिट्टी, चर्नोजम मृदा को। तो ये सारी बातें आप याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, काली मृदा, क्योंकि काली मृदा में जो है वाटर रिटेंशन, जल धारण क्षमता जो है सबसे अधिक होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, महाजनपद के संदर्भ में असत्य को पहचानिए। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो महाजनपद है उसमें कितने हैं, 16 महाजनपद हैं। आप सबको पता है कि 16 महाजनपद है। और भारत की जो है पहली नगरीकृत या नगरीकरण ये कौन सी सभ्यता है, तो वो है सिंधु घाटी सभ्यता। पूछ सकता है कि भारत की पहली नगरीकृत या नगरीकरण कौन सी सभ्यता है, तो वो है सिंधु घाटी सभ्यता। याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हम कौन सी बोलते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता, ये भी हम इसे बोलते हैं। ये पहला था। और दूसरा कौन सा था, तो देखिए जो दूसरा है,
दूसरा जो नगरीकरण है, दूसरा नगरीकरण ये हुआ, ये कौन सा है, जब लोहे का जो है विकास हुआ, जब लोहे का लोग यूज करने लगे, क्योंकि पहले वाले में जो है पहला नगरीकरण था उसमें जो है लोहे का उपयोग नहीं किया जाता था। याद रखिएगा, पूछा जाता है कि लोहे का जो यूज है वो कब से किया जाने लगा, तो पहले सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं, वो दूसरे नगरीकरण से, जो कि महाजनपद काल है। ये दूसरा वाला जो है महाजनपद काल है, इसे याद रखिएगा, महाजनपद काल। तो पहले वाला जो था सिंधु घाटी सभ्यता, इसमें जो है किसका यूज होता था, तो इसमें होता था कांसे का यूज, कांसे का उपयोग होता था। और जो दूसरा है उसमें लोहे का विकास हुआ, इसमें लोहे का यूज होने लगा और इसी को बोलते हैं महाजनपद काल। तो ये दोनों याद रखिएगा, दोनों में का डिफरेंस भी, क्योंकि जो क्वेश्चन जो है घुमा के पूछता है कि कांसा का यूज किस में हुआ, तो वो सिंधु घाटी सभ्यता, लोहे का जो यूज है वो कब से होने लगा, तो जो दूसरा नगरीकरण है महाजनपद काल उसमें से होने लगा, याद रखिएगा। और जो 16 महाजनपद है उसमें से जो केवल एक है, 16 में से जो केवल एक जो है वो दक्षिण भारत में स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है, दक्षिण भारत में। 16 महाजनपद में से केवल एक जो महाजनपद है वो दक्षिण भारत में स्थित है और जिसे क्या बोलते हैं, अस्मक। याद रखिएगा, इसे बोलते हैं अस्मक, अस्मक बोलते हैं। और अस्मक की जो राजधानी है वो है पोतन, अस्मक की जो राजधानी है वो पोतन है। और अस्मक जो है गोदावरी नदी, ये भी याद रखिएगा, गोदावरी नदी के किनारे स्थित है, गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। तो ये सारी बातें आप याद रखिएगा कि 16 महाजनपद में से केवल एक महाजनपद जो है वो दक्षिण भारत में स्थित है, जिसे बोलते हैं अस्मक, इसकी राजधानी है पोतन और ये गोदावरी नदी के स्थित है। और जो दो बातें मैंने आपको बताई कि पहला नगरीकरण सिंधु घाटी सभ्यता जिसमें कांसे का उपयोग होता था, दूसरा नगरीकरण जो है महाजनपद काल है जब जिसमें लोहे का यूज होने लगा, लोहे का जो विकास है वो दूसरे महाजनपद काल से, दूसरा नगरीकरण वहां से स्टार्ट हुआ। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। भारत में, इसमें हमें गलत वाला बताना है, महाजनपद के संदर्भ में जो गलत है, जो रॉन्ग है वो आपको बताना है। तो भारत में कुल 16 महाजनपद हैं, ये सही है। और एक महाजनपद जो है दक्षिण भारत में है, जो है अस्मक। अस्मक जो है दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद था, ये भी इसमें सही है। नेक्स्ट देखते हैं। अस्मक की राजधानी पोतन थी, ये भी सही है। अस्मक जो है कृष्णा नदी के तट पर स्थित था, नहीं, ये गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। ये मैंने अभी आपको बताया कि जो अस्मक है वो कृष्णा नहीं, वो कहाँ पर, गोदावरी नदी। याद रखिएगा, अस्मक जो है गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। तो ये सारी बातें आप याद रखिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। निम्न घटनाओं में सर्वप्रथम कौन सी घटना घटित हुई। इसमें हमको सबसे पहले ये बताना है कि चारों में से कौन सी घटना जो है वो सबसे पहले हुई थी। तो ये आप कैसे बता पाओगे, जब आपको ये पता होगा कि कौन सी घटना जो है कब घटित हुई थी। तो देखिए, सबसे पहले जो बक्सर का युद्ध है ये कब हुआ था, तो ये, और हाँ, ये जो क्वेश्चन है ये मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से कोई ना कोई ऑप्शन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, इसलिए मैं आपको ये करा रही हूँ। ये मॉडर्न हिस्ट्री का जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बक्सर का युद्ध जो है वो कब हुआ था, 1764, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। और इसी में जो है 1765 में, ये भी याद रखिएगा, 1765 में जो है इलाहाबाद की संधि, जो इलाहाबाद है उसकी जो ट्रीटी है, इलाहाबाद की जो संधि है वो 1765 में होती है। तो बक्सर का युद्ध 1764। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो ये हुआ था 1757 में। और इसमें, इस युद्ध में कौन था, तो क्लाइव। और क्लाइव मैंने आपको बताया है कौन है, बंगाल के पहले गवर्नर जो हैं वो कौन थे, क्लाइव थे। और बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स। तो याद रखिएगा, प्लासी के युद्ध में क्लाइव थे और ये कब हुआ था, 1757 में, 1757। पानीपत का जो तीसरा युद्ध है ये हुआ था 1761, 1761 में। किसके बीच में हुआ था, मराठा, याद रखिएगा, ये जो है मराठा और अहमद शाह अब्दाली, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था और इसमें जो है मराठा हार गए थे। तो पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में, और इसमें मराठा हार गए थे। एंड डी, हैदराबाद के साथ सहायक संधि, ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 1798 में।
तो इसमें देखिए, बक्सर का युद्ध 1764, प्लासी का युद्ध 1757, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761, हैदराबाद के साथ सहायक संधि 1798। तो देखिए इसमें से अब आपको अगर ये याद है कि कौन सा कब हुआ है तो आप आराम से बता सकते हैं कि सबसे पहले वाली घटना कौन सी है, तो वो है प्लासी का युद्ध। जो प्लासी का युद्ध है ये 1757 में हुआ था और इसमें कौन थे? क्लाइव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्लासी का युद्ध। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। निम्न पर विचार कीजिए। और ये इसमें क्या चीज पूछा है? तो देखिए इसमें पूछा है कि जो रबी की फसल है, रबी की फसल के संबंध में कौन सा युग्म, कौन सा जो पेयर है, जोड़ा है, वो इसमें से कौन सा सही है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रबी की फसल में कौन कौन सा होता है। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि इसका जो ट्रिक है वो मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ। याद रखिएगा कि नाई हुटर बजते ही जोश में आलू लाया। ये आप ट्रिक याद कर सकते हैं कि नाई हुटर बजते ही जोश में आलू लाया। तो 9 से क्या हो गया? 9 से हो गया चना, चना हो गया। ई से हो गया राई, हु से हो गया गेहूं, और इससे हो गया गेहूं हो गया, एंड टर से हो गया, यहां लिख देती हूं मटर, मटर हो गया। और जो से हो गया बाजरा, सॉरी जो से हो गया जौ, जो से हो गया जौ, एंड सौ से हो गया सरसों। तो देखिए अगर आपको ये ट्रिक याद होगा कि नाई हुटर बजते ही जोश में आलू लाया, तो ना से हो गया चना, ई से हो गया राई, हु से हो गया गेहूं, टर से हो गया मटर, एंड जो से हो गया जौ, एंड सौ से हो गया सरसों। तो अब आप आराम से बता सकते हो कि जो रबी की फसल है उसका कौन सा पेयर होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं इसमें से कौन सा युग्म सही होगा। तो चना भी होता है, गेहूं भी होता है और सरसों भी होता है। तो 4 2 1, तो इसमें या फिर 1 2 4, 1 2 4, तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए 1 2 4। तो ये देखिए रबी की फसल के लिए कौन सा राइट होगा? 1 2 4, चना होता है, गेहूं होता है एंड सरसों होता है। और जो चावल और बाजरा है वो किसकी फसल है? बाजरा और चावल ये जो है खरीफ की फसल है। तो अगर आप रबी की फसल का याद रखोगे तो जो भी आएंगे वो आप उसको एलिमिनेट करके आराम से बता सकते हैं कि वो खरीफ की फसल है। तो ये ट्रिक याद रखिएगा, नाई हुटर बजते ही जोश में आलू लाया। चना, राई, गेहूं, मटर, जौ, सरसों ये रबी की फसल है, और बाजरा, चावल जो है ये खरीफ की फसल है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1 2 4। और जो रबी की फसल है, रबी की फसल के लिए जो मावट है, ये याद रखिएगा, ये पूछा जाता है एग्जाम में। मावट, रबी की फसल के लिए जो मावट है, जो सर्दियों में होने वाली बारिश है, सर्दियों में जो होने वाली बारिश है उसे क्या बोलते हैं? गोल्डन ड्रॉप्स, उसे बोलते हैं गोल्डन, सुनहरी बूंद, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं गोल्डन ड्रॉप्स। तो इसे बोलते हैं मावट, जो कि सर्दियों में होने वाली बारिश है और ये रबी की फसल के लिए होता है, इसे बोलते हैं मावट। और कौन सी है वो? गोल्डन ड्रॉप्स, सुनहरी बूंद। तो ये था 9 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें आपको राइट वाला बताना है, सत्य को पहचानिए। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन। मुद्रा राक्षस ग्रंथ के रचयिता शूद्रक हैं। तो नहीं, ये गलत है, क्योंकि जो मुद्रा राक्षस ग्रंथ है उसके रचयिता कौन है? वो है विशाख दत्त, विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस ग्रंथ के रचयिता कौन है? विशाख दत्त हैं। और शूद्रक जो मृच्छकटिकम है, ये भी याद रखिएगा, मृच्छकटिकम, मृच्छकटिकम के जो रचयिता हैं वो हैं शूद्रक, और मुद्रा राक्षस ग्रंथ के रचयिता हैं विशाख दत्त, एंड मृच्छकटिकम के रचयिता हैं शूद्रक। तो ये देखिए एक क्वेश्चन से मैंने आपको ये दोनों पॉइंट क्लियर कर दिए हैं। और याद रखिएगा क्योंकि ये दोनों जो है आपको किसी ना किसी, चाहे वो कोई स्टेट का एग्जाम हो, टीचिंग्स का हो, रेलवे का हो, लेखपाल का हो, या फिर आपका स्टेट में जो यूपी टेट होता है, सी टेट है, या फिर सुपर टेट है, उसमें ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि मुद्रा राक्षस ग्रंथ के रचयिता है विशाख दत्त, एंड मृच्छकटिकम, ये जो है मृच्छकटिकम के रचयिता है शूद्रक। याद रखिएगा। एंड बी, राज तरंगिणी में राजस्थान का इतिहास वर्णित है। ये वाला क्वेश्चन तो पता नहीं कितनी बार पूछा हुआ है, और इसमें ये गलत है क्योंकि ये राजस्थान का नहीं, जो है कश्मीर, इसमें कश्मीर के राजाओं, कश्मीर के जो राजा हैं उनका इतिहास है। और इसे किसने लिखा है? तो ये है कश्मीर,
इसमें कश्मीर के जो इतिहास है उसका वर्णन किया गया है और इसे किसके द्वारा लिखा गया है? कल्हड़। जो राज तरंगिनी इसको किसके द्वारा लिखा गया? इसे किसने लिखा है? कल्हड़ ने लिखा है। तो याद रखिएगा, राज तरंगिनी में राजस्थान नहीं, राज तरंगिनी में कश्मीर का इतिहास वर्णन किया गया है, कश्मीर के राजाओं के बारे में उसमें लिखा गया है और इसको किसके द्वारा लिखा गया है? कल्हड़। राज तरंगिनी जो पुस्तक है उसको कल्हड़ ने लिखा है। तो ये भी याद रखिएगा। एंड जो है देखिए, ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। हमको इसमें क्या बताना है? राइट वाला बताना है। तो सी देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी, अष्टाध्यायी ग्रंथ के लेखक पाणिनि हैं। हाँ, ये सही है क्योंकि जो अष्टाध्यायी ग्रंथ है उसके लेखक हैं पाणिनि, ये इसमें राइट है। एंड ऑप्शन नंबर डी, कादम्बरी ग्रंथ के लेखक हर्षवर्धन थे, ये गलत है क्योंकि जो कादम्बरी ग्रंथ है उसके लेखक कौन थे? तो उसके लेखक हैं बाणभट्ट। इसके जो लेखक हैं वो बाणभट्ट थे और ये बाणभट्ट जो है हर्षवर्धन के दरबार में थे। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि बाणभट्ट जो है वो किसके दरबार में थे? तो वो थे हर्षवर्धन के दरबार में। और कादम्बरी को हर्षवर्धन ने नहीं, इसे किसने लिखा है? बाणभट्ट। कादम्बरी जो है इसको बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है और ये हर्षवर्धन के दरबार में थे। तो ये सारी बातें आप याद रखिएगा। एक बार मैं आपको और बता देती हूँ, मुद्रा राक्षस ग्रंथ के रचयिता जो हैं वो कौन थे? तो वो थे विशाख दत्त। एंड मृच्छकटिकम के रचयिता हैं शूद्रक। राज तरंगिणी में कश्मीर का इतिहास वर्णन किया गया है और इस पुस्तक के लेखक कौन है? कल्हड़। अष्टाध्यायी ग्रंथ के लेखक पाणिनि है एंड कादम्बरी ग्रंथ के लेखक जो है बाणभट्ट थे और ये किसके दरबार में थे? तो ये थे हर्षवर्धन के दरबार में। तो ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। सो आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स सारे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी इस सीरीज में। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, इससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, नहीं तो आपको नोटिफिकेशंस नहीं मिल पाएगा। तो ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए हर दिन कुछ ना कुछ नए कंटेंट, नई चीजें लेकर आऊंगी, आपको सिखाती रहूंगी। और आपको अगर लगता होगा कि हाँ मैं आप लोगों के लिए हार्डवर्क कर रही हूँ, तो इसे आपके एक लाइक करने से जो है मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो प्लीज इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जीके क्लासेस ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।